हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के लेसन 1 को हम लोग पढ़ रहे थे और आज उसके लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के कुछ पॉइंट को पढ़ा था। आज हम लोग उसी बेसिक एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस थे उसमें से उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पिछले दिन हम लोग प्लॉइंग, लेवलिंग ये सब बात पढ़े थे। तो प्लॉइंग और लेवलिंग में हम लोग उसका प्लॉइंग क्या होता है, लेवलिंग क्या होता है, ये सब बात हम लोगों ने समझा था। अब है कि प्लॉइंग के क्या एडवांटेज थे, प्लॉइंग के फायदे क्या है। प्लॉइंग के बहुत सारे फायदे। प्लॉइंग के सबसे पहला क्या है, टर्निंग ऑफ सॉइल uproots the undesirable plants। अब देखिए, मतलब खेत की जुताई करने से ऐसे पौधे जो हम लोग नहीं चाहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स हम लोग नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी फसलों के साथ उग जाता है तो उसको खत्म कर देता है। Such unwanted plants are called weeds। Those unwanted plants which grow with the soil and compete with the soil, they are called weeds। तो उस तरह के weeds को रिमूव कर देता है। weeds में बहुत सारे weeds होते हैं, जैसे आपको एमरेंथस होता है, नहीं चेनोपोडियम होता है, ये सब आपको weeds है। जिस weeds को ये आपको रिमूव कर देता है। अनवांटेड प्लांट्स, अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट जो फसलों के साथ उग जाते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है प्लॉइंग। दूसरा कहता है कि इट मिक्सेस मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स विद द सॉइल। खेत में हम लोग जो भी खाद्य पदार्थ मिलाते हैं उसको मिट्टी के साथ मिलाने में भरपूर मदद करता है। कौन मदद करता है? जब खेत की जुताई होती है तो आप देखते होंगे उसी वक्त किसान खेतों में खाद्य पदार्थ मिलाते हैं और वो मिट्टी के साथ जब जुताई होती रहती है तो साथ साथ आसानी से मिल जाता है। अब है कि इट लूजेंस द सॉइल, मिट्टी को ढीला कर देता है। जब स्वाभाविक है कि मिट्टी जब ढीला होगा, लूज होगा, तो इट अलाउज इजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स। फसलों की जो जड़ें होंगी वो मिट्टी में आसानी से अंदर तक जाएगा और मिट्टी में फसल की पकड़ अच्छी होगी। किस चीज से? प्लॉइंग करने से, सॉइल के लूज होने से आपको रूट जो होगा प्लांट्स का उसका डीपर पेनिट्रेशन होगा। पेनिट्रेट का मतलब होता है कि फोर्स करके नीचे चला जाएगा, तो पेनिट्रेशन में सुविधा होगी। इट इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ एयर। मिट्टी ढीला होगा तो स्वाभाविक बात है कि एयर आसानी से उस सॉइल में डिफ्यूज करेंगे, नहीं ज्यादा ऑक्सीजन सेल को मिलेगा, नहीं और ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका ग्रोथ भी होगा। ऑक्सीजन मिलेगा तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी पौधे को मिलेगा उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लूज सॉइल अलाउज द रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। नहीं, और मिट्टी ढीला हुआ, ये बात पहले भी मैंने कहा है, नहीं कि मिट्टी ढीले होंगे तो मिट्टी में जो पौधे की जड़ें होंगी वो आसानी से अंदर तक, नीचे तक जा सकता है और प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द सॉइल फर्मली। और पौधे जो होंगे वो आसानी से मिट्टी में उसकी पकड़ बन जाएगी। तो ये प्लॉइंग का एडवांटेज है, फायदा है। अब एडवांटेज ऑफ लेवलिंग, खेत की जो हम लोग जैसे प्लॉइंग होता है, खेत की जब जुताई करते हैं तो बराबर करते हैं, नहीं तो बराबर करने में, बराबर जुताई के बाद जब उसको लेवलिंग करते हैं लेवलर से, तो उससे क्या फायदा है? उससे फायदा एक तो बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं मिट्टी के वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाता है। उस स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होने से क्या फायदा है कि जो सॉइल के अपर लेयर होते हैं उसका इरोजन नहीं होता है, चाहे हवा के द्वारा हो, मिट्टी कटाव से भी बचता है, हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, उससे कटाव नहीं होता है, कटाव से बचा सकते हैं हम लोग लेवल करके। नहीं, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग, जल जमाव नहीं होगा खेतों में। जब समतल भूमि होगी तो जल जमाव नहीं होगा, बारिश की पानी हो या इरिगेशन हम लोग वाटर
जब इरिगेट करेंगे फील्ड को, वाटर उसमें प्रोवाइड करेंगे फील्ड में, तो उससे क्या होगा कि एक जैसा सारे पौधों को पानी मिलेगा। नहीं, अगर लेवलिंग नहीं होगा तो कहीं मिट्टी के बड़े टुकड़े होंगे, कहीं छोटे होंगे, वाटर का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारे प्लांट्स को एक जैसा वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो ये लेवलिंग और प्लॉइंग के एडवांटेज। अब एक बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। बीज का चुनाव होना चाहिए। आप देखते होंगे किसान जब फसल लगाते हैं उससे पहले जो वैरायटी ऑफ सीड्स है, बहुत सारे सीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग घरों में भी रखते हैं, तो उसमें ये देखते हैं कि स्वस्थ कौन है। हेल्दी सीड का हम लोग सिलेक्शन करते हैं और ऐसे सीड का सिलेक्शन करते हैं जो जिसमें अधिक से अधिक उपज हो। नहीं तो कहता है सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स एंड देयर प्रॉपर सोइंग। नहीं, एक तो अच्छे सीड का चुनाव हो, सिलेक्शन हो, और साथ साथ खेतों में जो उसकी बुआई हो, नहीं वो भी अच्छे तरीके से हो ताकि अधिक से अधिक उपज किसानों को मिले, प्राप्त हो। अब है कि देखिए, अब कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। हम लोग जो सीड्स सिलेक्ट करते हैं हमेशा आपको हेल्दी, मैंने बीज स्वस्थ हो, नहीं तो मिट्टी में आप देंगे और उसी में गल जाएंगे। तो हेल्दी और गुड क्वालिटी सीड्स हो, नहीं डिजीज नहीं हो, उसमें किसी भी प्रकार की उसमें बीमारी नहीं हो, लो क्वालिटी सीड नहीं हो। लो क्वालिटी सीड होंगे तो फसल की उपज भी कम होगी। तो हम लोग को दोनों बात का ध्यान रखना है, नहीं कि क्वांटिटी का भी और क्वालिटी का भी, गुणवत्ता का भी ध्यान रखना है कि सीड जो हो वह हेल्दी सीड हो, गुड क्वालिटी सीड हो। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का हम लोग को ध्यान रखना है। अब है कि खेतों में जब बीज को बोते हैं तो उसको सोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोइंग, द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल। नहीं, खेतों में मिट्टी में बीज को रखने की प्रक्रिया को हम लोग सोइंग कहते हैं। अब है कि सोइंग करने वक्त हम लोग को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सीड जो होना चाहिए, अभी मैंने तुरंत बताया कि वो गुड क्वालिटी और हेल्दी सीड हो, फ्री फ्रॉम डिजीज हो। नहीं, और सीड्स क्या हो तो दे शुड बी ट्रीटेड विद ए फंगिसाइड बिफोर सोइंग। नहीं, फंगिसाइड से उसको स्प्रे कर दीजिए कि कोई उसमें फंगस ना रहे बीज बोने से पहले। नहीं, और भी बातें क्या हो कि दे शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ। और मिट्टी में जो हम लोग बीज को डालें, नहीं वो समुचित उसकी गहराई, बहुत नीचे चला जाएगा तो अंकुरण में प्रॉब्लम होगा, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होगा। नहीं, इसलिए हम लोग करेक्ट डेप्थ पर उसकी बुआई हो, सोइंग हो। नहीं, और करेक्ट डिस्टेंस भी हो, प्रॉपर डिस्टेंस हो। मान लीजिए बहुत सारा बीज एक ही जगह आप रख देंगे, बहुत सारे पौधे एक साथ उग जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे, तो कंपटीशन होगा एयर के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए या फिर सनलाइट के लिए कंपटीशन होगा। सबों का ग्रोथ एक जैसा नहीं होगा तो उससे उपज पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि करेक्ट डिस्टेंस पर भी हो, प्रॉपर डेप्थ में हो और प्रॉपर डिस्टेंस पर भी हो। नहीं, ताकि क्या हो, कंपटीशन कम हो और इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सीड्स का पूरे फील्ड में, ताकि उपज या ईल्ड जिसको कहते हैं वो अधिक हो किसानों को। अब कि हम लोग बीज को कैसे बोते हैं, क्या मेथड? तो बीज के बोने के दो मेथड आप देखे भी होंगे कि किसान हाथ से ही बीज को खेतों में फैला देते, इसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। नहीं, स्कैटरिंग ऑफ सीड्स इन द फील्ड बाय हैंड, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। नहीं, खेतों में बीज को हाथों से फैला देते हैं। किसान भाई भी काफी एक्सपर्ट होते हैं, बीज सब लोगों से के बस में नहीं रहता है वो बीज को आसानी से आपको फैला सके। कुछ लोग होते हैं उसमें एक्सपर्टाइजेशन होता है जो हाथ से ही बीज को फैला देते हैं, उसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। स्कैटरिंग मतलब बिखरना। ठीक है, अब है कि बाय यूजिंग सीड ड्रिल, अब आजकल मशीन भी आता है। नहीं, सीड्स कैन आल्सो बी सोन बाय यूजिंग ए सिंपल इम्प्लीमेंट। जिस यंत्र का हम लोग यूज करते हैं उसको सीड ड्रिल कहते हैं। ट्रैक्टर के द्वारा ड्रिवन होता है और उसमें आपको छोटे छोटे होल होते हैं, उसमें सीड पहले टैंक में भर दिया जाता है और उसको चलाते जाता है। तो उससे होता क्या है, सीड ड्रिल से
कि एक तो पूरा बीज तो हाथ से भी फैला सकते हैं, लेकिन सीड ड्रिल का फायदा है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीड्स का, प्रॉपर डिस्टेंस पर होता है, प्रॉपर डेप्थ में होता है, नहीं तो राइट डेप्थ और राइट डिस्टेंस पर सीड की सोइंग होती है। किसके द्वारा? सीड ड्रिल के द्वारा। नहीं, सीड ड्रिल के द्वारा आपको प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ में सीड की सोइंग होती है। ठीक है, अब है कि हम लोग अगला बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है। बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में हम लोगों ने 2 पॉइंट को डील किया, प्लॉइंग, लेवलिंग, प्लॉइंग के अंतर्गत ही लेवलिंग, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। अब है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, मिट्टी की अलग-अलग खेतों की उर्वरक क्षमता अलग-अलग होती है, फर्टिलिटी अलग-अलग होती है। जब किसान लगातार फसल को खेतों में उपजाते हैं तो धीरे-धीरे उसकी गुणवत्ता घटती है, फर्टिलिटी घटती है। तो फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसमें कुछ सब्सटेंस मिलाते हैं। जिस सब्सटेंस को हम लोग मिलाते हैं, the substances which are added to the soil in the form of nutrients, खनिज पदार्थों के रूप में जिस सब्सटेंस को हम लोग मिट्टी में मिलाते हैं उसको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ये क्या करता है? तो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता घट जाती है उसको मेंटेन करता है, उसको रिगेन करवाता है, मेंटेन करता है। अब एक उस मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्योरिंग। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द सॉइल, इट इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और those substances which are added to the soil in the form of nutrient, they are called manures and fertilizers. अब है कि मैन्योरिंग की आवश्यकता क्यों? तो मैन्योरिंग की आवश्यकता है कि प्लांट जो हैं they absorb nutrients, minerals, nutrients from the soil, मिट्टी से ही लेते हैं। और हम लोग रिपीटेड, मैंने अभी बताया कि रिपीटेड रेजिंग ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। नहीं, लगातार फसल को हम लोग एक खेत में उपजाते हैं, उगाते रहते हैं, तो इससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, उससे फर्टिलिटी घटती है और क्रॉप यील्ड जो है वो दिन प्रतिदिन पुअर होते चला जाता है, कम उपज होते चला जाता है। इसलिए हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। अब है कि मैन्योर्स है क्या, फर्टिलाइजर्स है क्या? तो मैन्योर्स क्या है? तो मैन्योर्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक वर्ड जब भी आप साइंस में देखें तो रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है, मतलब दो सब्सटेंस व्हिच कंटेन कार्बन रिलेटेड टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट, या तो जानवरों का अवशेष हो या फल सब्जी पौधों के अवशेष हो। वो जब कहीं हम लोग गड्ढा खोद कर रखते हैं, उसको जमा करते हैं और माइक्रोब्स के द्वारा, दो डिकम्पोजर होते हैं, नेचुरल डिकम्पोजर होते हैं, आप जानते भी हैं, बैक्टीरिया और फंगी, उनके द्वारा जब वह डिकम्पोज हो जाता है एनिमल वेस्ट और वेजिटेबल वेस्ट, तो उसके डिकम्पोज होने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है उसी को हम लोग मैन्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन्योर कहते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from the vegetable and animal waste decomposed by microbes. माइक्रोब्स के द्वारा सड़ाने गलाने के बाद जो अवशेष पदार्थ एक मिक्सचर के रूप में बचता है, किसका अवशेष? तो प्लांट्स का वेस्ट हो या एनिमल वेस्ट, तो उसी को हम लोग मैन्योर्स कहते हैं। अब एक मैन्योर्स भी कुछ कॉमनली यूज्ड मैन्योर्स क्या हैं? तो फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। ये सब क्या होता है मैंने लिख दिया है, लेकिन इसको समझ लीजिए। फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? तो फार्म यार्ड मैन्योर में आता है कि इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैटल डंग एंड यूरिन, स्ट्रॉ, लीव्स, इट, मतलब ये किस चीज से? फार्म मतलब खेत होता है, नहीं, खेतों में जो पत्ते हैं या जो फसल काटने के बाद जो कुछ अवशेष बच जाते हैं वो हैं, या जानवरों के गोबर है, नहीं, काउ डंग कहिए, बेफेलो डंग कहिए, या एक ही साथ एनिमल डंग कहिए, कैटल डंग कहिए, वो गोबर है, नहीं, या उसका यूरिन है, नहीं, या स्ट्रॉ है, लीव्स है, बात समझ रहे हैं? तो ये सब आपको किसान क्या करते हैं कि खेत के किसी एक कॉर्नर में आपको उसको पिक, मतलब एक गड्ढा खोद देते हैं और उसमें उसको जमा करते हैं, एंड दे आर अलाउड टू बी डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंगी।
और उसको छोड़ देते हैं नेचुरल डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज होने के लिए। अब वो जब सड़ने के बाद जो तैयार होता है तो उसको कहते हैं फार्म यार्ड मैन्योर। अगर कि ये सब मैन्योर ही है, लेकिन फार्म यार्ड मैन्योर मैंने बता दिया कि जो कैसे तैयार हो, तो कैटल डंग या उसके यूरिन से या स्ट्रॉ लीव्स इन सबों से। या फिर अब कहता है कंपोस्ट क्या है, तो कंपोस्ट भी आपको ऐसा मैन्योर है which is obtained by the decomposition of dead plants and animals। नहीं, मृत पौधे और जानवरों के अवशेष से ही ये आपको कंपोस्ट भी तैयार होता है। नहीं, कंपोस्ट भी कैसे, तो they are prepared by dumping plant and animal waste। They are also allowed to decompose by natural decomposers like bacteria and fungi। उसी से आपको कंपोस्ट भी तैयार होता है। ये भी आपको प्लांट एक तरह से प्लांट और एनिमल वेस्ट ही है। अब है कि ग्रीन मैन्योर क्या है। ग्रीन मैन्योर में कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, हरे पौधों से यह प्राप्त होता है। कैसे, जैसे कॉमनली लेगुमिनस प्लांट्स व्हिच आर प्लाउड अलोंग विद द प्लाइंग ऑफ सॉइल। मिट्टी की जब हम लोग जुताई करते हैं, नहीं तो देखिए लेगुमिनस प्लांट्स क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। नहीं, दलहन की खेती जिसको कहते हैं लेगुमिनस प्लांट, जैसे पी प्लांट्स। तो इन तरह की जो पौधे होते हैं लेगुमिनस प्लांट्स, उनको किसान क्या करते हैं कि उखाड़ कर या आपको खेतों में जब खेत की जुताई करते हैं तो उखाड़ कर कहीं फेंकते नहीं है, उसको प्लॉइंग करने के साथ उसको खेत में ही मिट्टी के साथ ही उसकी जुताई कर दी जाती है। और वो जब डिकम्पोज होता है तो उसी वो जो मैन्योर प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर। क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योर। तो जैसे मैंने कहा ग्रीन प्लांट, जैसे लेगुमिनस प्लांट्स। नहीं, तो ये इस तरह के मैन्योर हम लोग यूज करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। अब है कि मैन्योर से क्या सब फायदा है। मैन्योर से अगर खेत में हम लोग मिलाते हैं तो क्या फायदा है, इट इंप्रूव द सॉइल टेक्सचर। टेक्सचर मतलब मिट्टी की बनावट, मिट्टी में जो सब पाए जाते हैं, नहीं उसकी जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाता है। नहीं, जो मैंने पहले कहा जो घट जाता है फर्टिलिटी, उसको बढ़ाता है, इंप्रूव करता है सॉइल टेक्सचर को, मिट्टी की क्षमता बढ़ाता है। कैसी क्षमता, कि वह पानी को होल्ड कर सके। इनहैंसेस द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर। पानी को जमा करने की, होल्ड करने की क्षमता बढ़ा देता है। मेक सॉइल पोरस, मिट्टी को छिद्रदार बना देता है, आसानी से गैसियस एक्सचेंज होते हैं। नहीं, गैसियस एक्सचेंज इजियर हो जाता है। इंक्रीजेस द सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब्स। नहीं, अब है कि देखिए मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ सॉइल फ्रेंडली सॉइल माइक्रोब्स। देखिए ऐसे माइक्रोब्स की संख्या बढ़ा देता है जो मिट्टी को विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो ये मैन्योर्स को खेतों में मिलाने से फायदा है। अब है कि फर्टिलाइजर्स क्या हैं, तो दीज आर केमिकल्स, ऐसे रासायनिक कंपाउंड्स पदार्थ हैं जो कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्री। देखिए मैन्योर्स में आप जो भी पढ़े वो सब किसान खुद तैयार करते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, उद्योगों में बनाया जाता है। और वो आपको वो भी क्या है, वो भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। जैसे आप सुने भी होंगे यूरिया है या आपको एनपीके, नहीं एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तीनों उसमें पाए जाते हैं। और केमिकल जो आपको फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब सब में सब कुछ नहीं पाया जाता है। कुछ में मान लीजिए नाइट्रोजन, किसी में फास्फोरस, किसी में कैल्शियम, किसी में आपको सब में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। नहीं, तो एनपीके में जैसे मैंने बताया एनपीके ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें तीनों चीज होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। नहीं, यूरिया है या भी और भी आपको फर्टिलाइजर्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, नहीं न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फर्टिलाइजर्स में पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजर्स आपको न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, मतलब कुछ खास न्यूट्रिएंट्स ही उसमें पाया जाता है। अब है कि फर्टिलाइजर्स को मिलाने का क्या फायदा है,
फायदा तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का एक ही है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। लेकिन फर्टिलाइजर्स अगर पूछा जाए कि उसके क्या एडवांटेज हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है। मिट्टी में जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वही फर्टिलाइजर्स हम लोग देते हैं, और उससे उस जो कमी होती है जिस न्यूट्रिएंट्स की, उसकी पूर्ति हो जाती है। नहीं, अब है कि फर्टिलाइजर्स को रखना या हैंडल करना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब आपको सहूलियत होती है इसमें। नहीं, वाटर सॉल्युबल होता है, तो जिससे प्लांट्स आसानी से उस फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब भी कर लेता है। अब अभी देखिए फायदे तो हैं, इस फर्टिलाइजर से कुछ नुकसान भी हैं। ज्यादा मात्रा में और कंटिन्यू अगर आप फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, इस तरह की समस्या मैन्योर्स में नहीं है लेकिन फर्टिलाइजर्स में है। क्या है? तो मेक्स द सॉइल लेस फर्टाइल। नहीं, ज्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल कंपाउंड्स यूज करेंगे तो उससे जो फर्टिलिटी है और वृद्धि क्षमता है मिट्टी की, वह घट भी सकती है और घट जाती भी है। नहीं, और दूसरा क्या सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप फर्टिलाइजर्स खेत में देते हैं, मान लीजिए हैवी रेन हो गई, तेज बारिश हो गई, नहीं, और वो वॉश अवे हो गया रेन वाटर के साथ और वाटर बॉडीज में चला गया, तो वाटर पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो दे आर ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन आल्सो। तो ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ रहे थे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि प्लॉइंग का क्या एडवांटेज है, लेवलिंग का क्या एडवांटेज है, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स और मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स और एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। और भी बातें हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आप जो भी बच्चे बुक्स लिए होंगे उस बुक्स के मटेरियल को आप स्टडी करेंगे, जो उसमें आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।